गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में क्लास 11th आर्ट्स लिटरेचर इंग्लिश लिटरेचर वाले विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। जेडी स्कूल आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान करता है जिससे आप घर बैठकर अपनी सभी पढ़ाई संबंधी विषय संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति अपने संबंधित टीचर से पूरी कर सकते हैं। तो जो भी ऑनलाइन क्लासेस के बारे में जिन्हें नहीं पता है, आप सभी से अनुरोध है कि आप उनको जाकर बताएं। वैसे नोटिफिकेशन आता ही है, लेकिन फिर भी कोई एक साथ इतनी वीडियो देख पाना, पढ़ पाना आसान नहीं होता है। तो जल्द से जल्द सभी लोगों को जोड़ें और उसमें जो भी आपको प्रॉब्लम है और जो भी बच्चे नहीं जुड़े हैं उनको कहें उन बच्चों से। तो देखिए, क्लास 11th इंग्लिश लिटरेचर, क्लास 11th इंग्लिश लिटरेचर। लास्ट वीडियो तक हमने लेट मी नोट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स विलियम शेक्सपियर। इसके बारे में हमने पोएम कल पढ़ी थी, मतलब लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था, और एक्सप्लेनेशन या मेन पॉइंट्स हमने उसके बारे में बताए थे आपको। ठीक है, आज इस वीडियो में हम प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? कंस्टेंसी क्या होता है? यानी स्थिरता। कंस्टेंसी मतलब स्थिरता होता है, और इज द थीम ऑफ द पोयम। इज द थीम ऑफ द पोयम। यानी इस कविता की जो विषय वस्तु है वो स्थिरता है, यानी कंस्टेंसी। हमें अपने प्रेम में स्थिरता लानी चाहिए, किसी भी काम में स्थिरता, अपने भावों में, अपने विचारों में स्थिरता लाएं। उसके बाद इंडिकेट द वर्ड and phrase phrases and images आगे that suggest the theme, that suggest the theme। यानी विलियम शेक्सपियर इस कविता में जो थीम है इस कविता की वो स्थिरता, कंस्टेंसी है। कंस्टेंसी और कंस्टेंसी को बताने वाले, इंडिकेट करने वाले कौन कौन से वर्ड हैं, फ्रेज वाक्यांश हैं, इमेज का मतलब प्रतिरूप हैं, उनको आप बताइए, इंडिकेट करो। तो आंसर नंबर फर्स्ट किस प्रकार से लिखेंगे? ठीक है, द पोइट uses many words, phrase
and images which describe about the theme, which describe about the theme। तो अपन इसको पॉइंट्स में ले सकते हैं या फिर पैराग्राफ में भी, ठीक है। तो फर्स्ट इज लव इज नॉट लव इफ इट हैज अल्टरनेटिव आस्पेक्ट, ठीक है। Who bends or remove by remover, या who bends or remove himself causes of difficulty comma is not love। थर्ड, नेवर शेकन fixed mark compass it is not times full ये चीज़ें ये चीज़ें विलियम शेक्सपियर ने कंसिस्टेंसी लव के अंदर स्थिरता के लिए इन चीज़ों का, इन फ्रेजेस, इमेजेस और वर्ड्स का यूज़ किया है। इंडियर देखिए इसका, यहाँ तक तो ये समझ में आ गया होगा कि कवि उपयोग करता है मैनी, बहुत सारे शब्दों का, फ्रेज का, इमेज का, जो कि डिस्क्राइब करते हैं इस थीम को। जैसे प्रेम प्रेम नहीं है यदि ये अल्टरनेटिव एस्पेक्ट, यदि इसका कोई वैकल्पिक पहलू है तो। और हु बेंड्स और रिमूव, जो झुकता है और रिमूव होता है, हट जाता है, अपने आप को हटा लेता है परेशानियों की वजह से, वो प्रेम नहीं है। कभी नहीं हिलने वाला, हमेशा फिक्स रहने वाला, दिशा बताने वाला और समय की जो मूर्खता है, ये समय की मूर्खता नहीं है। समय की मूर्खता का मतलब कि शरीर बूढ़ा होता है, भावनाएं कभी भी बूढ़ी, यानी हमारे मन के भाव कभी बूढ़े नहीं होते, शरीर बूढ़ा होता है। तो शरीर के ऊपर समय का प्रभाव है, प्रेम के ऊपर समय का प्रभाव नहीं। ठीक है,
दूसरा है व्हाट डू यू थिंक क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट डू यू थिंक द पोइट हैज यूज्ड सो मैनी the poet has used so many the poet has used so many negative to make his statement to make his statement। यानी इसमें विलियम शेक्सपियर के बारे में बोल रहे हैं कि आपको क्या लगता है कि कवि ने अपनी बात को सिद्ध करने के लिए बहुत सारी नकारात्मकताओं का प्रयोग किया है, यानी कवि ने अपना कथन प्रस्तुत करने के लिए अधिक नकारात्मक बातों का प्रयोग क्यों किया है, ऐसा आपको क्यों लगता है और किस प्रकार से ये बताइए। क्यों किया है? द पोइट या फिर शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर has used negative tools to prove his statement about true love। It is so because this kind of narrative is impactful to know about something fully, we must know about its harmness। its harmness। The nature of proving such aspect of love the nature of proving such aspects of love is challenging।
which strikes our mind. Thus we can say William Shakespeare used William Shakespeare has used correct and exact style of narrative. ठीक है भाई, हाँ भाई, ये आपका आंसर है कि नेगेटिव एस्पेक्ट्स, ये नेगेटिव प्रकार की स्टेटमेंट क्यों यूज़ करता है, वो अपनी बात को सिद्ध करने के लिए। अपन का आंसर क्या होगा कि विलियम शेक्सपियर हैज़ यूज्ड नेगेटिव टू, प्रश्न में से ही लिखो पहले, ये बहुत अच्छा तरीका होता है। सबसे पहले प्रश्न को ही दोहराओ, ठीक है। विलियम से डायरेक्ट मत बोलो, क्योंकि ये आंसर ना तो बुक का है, ना पासबुक का है, ना किसी का है, ये किसी का आंसर नहीं है, ये अपना आंसर है। तो अपन को बहुत सही तरीके से शुरुआत करके इसको लिखना है। तो पहले अच्छी शुरुआत तो प्रश्न से ही होती है कि विलियम शेक्सपियर हैज़ यूज्ड नेगेटिव टूल्स टू प्रूव हिज स्टेटमेंट अबाउट ट्रू लव, कि विलियम शेक्सपियर उपयोग करता है नेगेटिव टूल्स, यानी नकारात्मक औजार। टूल्स का मतलब होता है यहाँ पे तथ्य, बातें, अपने स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए, सिद्ध करने के लिए। किसके बारे में? ट्रू लव के बारे में। इट इज़ सो बिकॉज, इसलिए ऐसा है क्योंकि दिस काइंड ऑफ नैरेटिव, इस प्रकार का जो वर्णन होता है वो बड़ा ही प्रभावशील होता है, प्रभावपूर्ण होता है, इम्पैक्टफुल होता है। टू नो अबाउट समथिंग, किसी चीज़ को जानने के लिए पूरी तरह, वी मस्ट नो अबाउट इट्स हार्मनेस, हमें अवश्य ही इसकी कठिनाइयों, इसकी क्या बोलते हैं, घातकता के बारे में, इसकी कठिनाइयों के बारे में, इसके नुकसान के बारे में भी हमको पता होना चाहिए। द नेचर ऑफ प्रूविंग सच एस्पेक्ट्स ऑफ लव, यानी जो इसके सिद्ध, इस प्रकार के ना प्रेम के इस प्रकार के पहलुओं की जो प्रकृति है सिद्ध करने की, द नेचर ऑफ प्रूविंग सच एस्पेक्ट ऑफ लव, यानी जो उल्टा देखो, उल्टा प्रेम के पहलू, इस प्रकार के पहलू, प्रेम के इस प्रकार के पहलुओं की सिद्ध करने की प्रवृत्ति, प्रेम के इस प्रकार के पहलुओं को सिद्ध करने की प्रकृति कैसी है? चैलेंजिंग है, कि तुम ऐसे नहीं तो ऐसे नहीं कर सकते, तुम ऐसे नहीं होगा तो ऐसे हो जाएगा। चैलेंजिंग है, चैलेंज कर रहा है, आखिरी लाइन में चैलेंज कर रहा है विलियम शेक्सपियर, जो कि विच स्ट्राइक्स आवर माइंड, जो हमारे दिमाग को खड़ा कर देता है। यानी हमारे दिमाग में एक तनाव का मतलब है हमारे दिमाग को स्ट्राइक, उस चीज़ पर, बिंदु को कंसंट्रेट कर देता है कि सामने वाला क्या कह रहा है। हमको टीचर, हमें अध्यापकों ने मुझे भी पढ़ाया, मैं अध्यापक बन के आपको पढ़ा रहा हूँ। लेकिन कुछ अध्यापक इस प्रकार के होते हैं जो हमेशा पॉजिटिव बातें करते हैं, बहुत अच्छी बात है बेटा, ऐसे होगा तो ये हो जाएगा, ऐसे होगा तो ये हो जाएगा, विच इज़ कॉमन, समझ रहे हो। लेकिन यदि आपको क्लास में खड़ा करके प्रश्न पूछे, आपने नहीं बताया, तो एक पॉजिटिव वाला, कोई बात नहीं बेटा, बहुत अच्छी बात है, आप अगली बार अच्छे से वर्क करना। और ना वो टेस्ट लेता है, क्योंकि टेस्ट बच्चे देना नहीं चाहते, हर बच्चा टेस्ट देना नहीं चाहता। लेकिन कुछ नेगेटिव प्रकार के जो टीचर होते हैं वो स्टूडेंट को खड़ा करते हैं
उनसे प्रश्न करते हैं, समझाने के बाद वो नहीं बताता तो उसको उसके सुधार के लिए कुछ बातें करते हैं। उसका टेस्ट लेते हैं सभी बच्चों का, उसमें बहुत सौ के 0 आते हैं। ये बच्चा इस प्रकार के व्यवहार से प्रभावित होता है, इन सभी घटनाओं को एक एज ए इंसल्ट के तौर पे लेता है कि मेरे 0 आ गए, सर ने मुझे खड़ा क्यों कर दिया, मैं बता नहीं पाया। समझ रहे हो? तो इससे उस बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन शुरू हो जाता है। यहीं से बच्चे की लर्निंग स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर विलियम शेक्सपियर उसी प्रकार का नैरेटिव टूल यूज़ कर रहा है, नेगेटिव टूल्स यूज़ कर रहा है, जो कि अपने आप में एक पॉजिटिव टूल है, क्योंकि वो हमको अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बच्चे को जब चैलेंजिंग चीज़ लगेगी तभी तो वो आगे बढ़ेगा। तो जैसे जो प्रेम करते हैं उनको यदि चैलेंजिंग तरीके से नहीं समझाएंगे, कोई बात को नेगेटिव टूल्स उपयोग में नहीं लेंगे, दूसरा मैंने ये लगाया कि भाई हर चीज़ को जानने के लिए उसकी बुराइयों का भी ध्यान में रखो, अच्छाई बुराई दोनों, अच्छाई बाद में, पहले बुराई जान लो, हो सकता है कि आप उसको छोड़ दो बाद में। तो 10 वी कैन से इस प्रकार से विलियम शेक्सपियर कहता है कि ये मतलब उपयोग करता है करेक्ट, एकदम सही, करेक्ट यानी सही, और एग्जैक्ट बिल्कुल सही तरीका ऑफ नैरेटिव यानी वर्णन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द लाइन, व्हाट डज द लाइन, व्हाट डज द लाइन आई नेवर रिट nor no man ever loved imply, ever loved imply, इसको कॉमा में रखना है, ये दिया हुआ है। यहां तक इम्प्लाई क्या होता है? दर्शाना। ठीक है, इम्प्लाई का मतलब होता है दर्शाना या इंगित करना। हिंदी में आपने पढ़ा ही होगा ये वर्ड इंगित। व्हाट डज द लाइन आई नेवर रिट नो मैन एवर लव, ये तो आपको हिंदी में पता है कि ना तो मैंने कभी लिखा होगा ना किसी व्यक्ति ने प्रेम किया होगा। इस लाइन, ये लाइन क्या दर्शाती है? ये लाइन क्या दर्शाती है? देखिए, द लाइन कौन सी? I never writ nor no man ever loved implies, implies किस लिए हो गया? डज की वजह से। ये इंट्रोगेटिव है, ये इसका साधारण सिंपल सेंटेंस है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इसलिए डू डज हट जाने के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस एस ई एस लग जाएगा, आई एस लग जाएगा। दैट विलियम शेक्सपियर
Shakespeare provides a challenge implies that William Shakespeare provide a challenge. He wrote so if whatever he mentioned in poem about love if नहीं आएगा यहाँ पे so he wrote so whatever he mentioned in poem in the poem about love if proved इसको इधर से लिख देते हैं whatever he had mentioned if proved wrong then we could consider that he might have written or nobody would have loved ever so. Would have loved ever so. This thing, this line presents extreme trust of poet in love, in true love. तो ये लाइन है, इसका अर्थ ये निकलता है, क्या होगा इसका हिंदी अर्थ देखिए, कि द लाइन आई नेवर रिट, इसका मतलब क्या है कि जो विलियम शेक्सपियर हैं वो प्रदान करते हैं एक चैलेंज। उसने ऐसा लिखा, यानी विलियम शेक्सपियर ने ऐसा लिखा था, इसलिए ऐसा लिखा था कि वाट एवर ही हैड मेंशन, कि जो कुछ भी उसने वर्णन किया है कविता में प्रेम के बारे में या प्रेम से संबंधित कंडीशंस में, यदि ये रॉन्ग प्रूव हो जाता है देन वी कुड कंसिडर, तो हम ये समझ सकते हैं कि ही माइट हैव रिटन, तो शायद ही उसने लिखा होगा, यानी समझ लेना उसने नहीं लिखा, शायद ही उसने नहीं लिखा था, यानी उसने कभी लिखा ही नहीं था, यानी विलियम शेक्सपियर ने कोई लिखावट का कोई कार्य नहीं किया।
अगर ऐसा अगर रॉन्ग हो जाता है जो कुछ उसने प्रेम के बारे में लिखा है, तो ये समझ लेना कि विलियम शेक्सपियर ने कभी कोई कविता ही नहीं लिखी थी। और दूसरी चीज, अगर ये भी, और फिर दूसरी चीज ये भी समझ लेना कि संसार में किसी व्यक्ति ने कोई प्रेम कभी किया ही नहीं होगा। ये समझ लेना कि इस प्रकृति में, इस संसार में, इस युग में, इस धरती पर किसी ने कोई किसी से कोई प्रेम भाव नहीं रखा होगा। यदि इसकी कई बातें कोई अगर रॉन्ग हो जाती है तो ये इतना कॉन्फिडेंस है, इतना कॉन्फिडेंट है इस अपने बारे में, इसलिए हम अंत में लिखते हैं कि दिस लाइन प्रेजेंट्स एक्सट्रीम ट्रस्ट ऑफ पोयम इन ट्रू लव। इसलिए उसको इस कविता में इतना ज़्यादा, बहुत, यानी इस प्रेम की कविता में, सच्चे प्रेम की इस कविता में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ट्रस्ट है। क्या है? एक्सट्रीम ट्रस्ट है, ये प्रदर्शित करता है। लिख लीजिए इसको।